गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एकादश पाठ विचित्र साक्षी पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है वो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। ये कथा बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो इसका अनुवाद देखते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है आपका। कश्चन निर्धनो जनः से लेकर पदातिरेव प्राचलत तक का अनुवाद देखते हैं। देखिए, किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया और अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में वो सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित वह बसयान यानी कि अपने निवास को छोड़कर पैदल ही आगे चल पड़ा। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए। पदातिक्रमेण संचलन से लेकर विचित्र घटना इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत तक। इसका अनुवाद देखते हैं। क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वो अपने नियत स्थान से दूर था। रात्रि के अंधकार में उसने सोचा कि इस नए प्रदेश में यात्रा करना ठीक नहीं है और इस तरह से विचार करके वो एक पास के ही गांव में रात बिताने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंचा। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया, लेकिन भाग्य की लीला भी विचित्र होती है। उसी रात उस घर में कोई चोर प्रवेश करता है और वहां रखी हुई एक मंजूषा को लेकर भागने लगता है। चोर की पदचाप से आहट से बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका में उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। परंतु विचित्र घटना घटती है। चोर ने ही जोर से चिल्लाते हुए यह चोर ऐसा कहकर उसकी आवाज़ करता है और उसकी आवाज़ से गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहां आते हैं और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। यद्यपि गांव का सिपाही चोर था। उसी दिन पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा ठहरा दिया और कारागार में उसे डाल दिया। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग बातें सुनी और सभी बातों को जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। लेकिन किंतु प्रमाण के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं कर पाए। उसके बाद उन दोनों से अलग अलग दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। उसके बाद अगला पैराग्राफ है। अग्रिमे दिने स आरक्षी से लेकर उपस्थातुम आदिष्टवान तक। तो इसका देखते हैं। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तभी कोई वहाँ का कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि यहाँ से 2 कोस के बीच में कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है।
उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए। तो न्यायाधीश ने सैनिकों और अभियुक्त को शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। उसके बाद का पैराग्राफ, अनयेधु तव न्यायालय से लेकर आनेतुमादिष्टवान तक। तो इसका अर्थ देखिए, सॉरी इसका ये वाला तो हो चुका है। इसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम से लेकर चत्वरे स्थापितवन्तौ तक। उसके बाद इसका अनुवाद देखते हैं। आज्ञा पाकर वे दोनों चले गए। वहाँ पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। सैनिक हष्टपुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबला शरीर वाला। भारी शव को ढोने पर उसके लिए कठिन था। वो भार की पीड़ा से रोने लगा। उसके रोने को सुनकर सैनिक प्रसन्नता से बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजूषा को ग्रहण नहीं कर पाया। अब अपने कृत्य का यानी किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास पाओगे। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे में रख दिया। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाः से लेकर, उसके बाद एक श्लोक है, दुष्कारणियपि कर्माणि से लेकर लील यव कुवर्ते। इसका अर्थ देखते हैं। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। तभी आश्चर्य घटित हुआ। वह शव कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदन करता है कि मान्यवर, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ या बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने के लिए रोक दिया गया, इसलिए अपने किए का फल भोगो। इस चोरी की अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को सम्मान सहित छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि मति यानी कि बुद्धि वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल के उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा पाठ का अनुवाद हो गया है। उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर है, इसको देखते हैं। यह है इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला है, निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। तो इसका उत्तर है, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जनः किमर्थ पदाति गच्छति।
तो इसका उत्तर है जनः परम परमर्थ का कार्षयेन पीड़ितेन पदाति गच्छति। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रसृते निशांधकारेण सह किम अचिंत्यत, यानी कि रात में अंधकार फैल जाने पर वो क्या सोचने लगा। तो इसका उत्तर है प्रसृते निशांधकारेण विजयन प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः इति स अचिंत्यत। उसके बाद अगला प्रश्न है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। तो इसका उत्तर है वस्तुतः चौरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। उसके बाद अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनं निशम्य आरक्षी किमुक्तवान्। तो इसका प्रश्न ये है मनुष्य का क्रंदन सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है जनस्य क्रंदन निशम्य आरक्षी उक्तवान् रे दुष्टः तस्मिन् दिने तव्या अहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्चवः इति। उसके बाद अगला प्रश्न है मति वैभवशालिनः दुष्कार्याणि कार्याणि कथं साधयन्ति। तो इसका अर्थ है मनुष्य के रोने को सुनकर आरक्षी ने मतलब सैनिक ने कहा। इसका अर्थ है मति वैभव से संपन्न दुष्कर कार्य को कैसे संपन्न करते हैं। तो इसका उत्तर है मति वैभवशालिनः नीति युक्ति समालंब्य दुष्कारिणः कार्याणि साधयन्ति। मतलब बुद्धि वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल का उपाय का सहारा लेकर दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा पाठ हो गया और ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। बाकी के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।